हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी नोरो स्टडी पॉइंट। तो पिछले वीडियो में जो क्लास 3 था उसमें मैंने 39 क्वेश्चन नंबर तक करवा दिया है और अब क्लास 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें 39 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखे थे, उतना अच्छे से नहीं देख पाए थे। तो कालीबंगा जो है वहाँ जुते हुए खेत पाए गए थे। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी वो कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी पढ़ना है, ठीक है। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नगर को खोजा था जो रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मतलब नर्तकी जो डांस करते हैं ना उसे नर्तकी कहा जाता है, तो उसकी मूर्ति मिली है। और मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो है, नर्तकी की कांस्य पुत्री कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगन से ऊंट, चना, सरसों, अलंकृत ईंटें की साक्ष्य मिली है, मतलब डिजाइंस वाले ईंटें उस टाइम पे भी मिली है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि त्रिरत्न यानी 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सीधे आप मारेंगे कहाँ? जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ? जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अब जैन धर्म से संबंधित है तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया। याद रखने के लिए देखिए, सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन 3 सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? त्रिरत्न या रत्नत्रय भी कहा जाता है। त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था, ठीक है। इस तथा वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना में आएंगे? 40 कंप्लीट हुआ ना। अब आते हैं 41 में, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित कराई थी? देखिए, बौद्ध संगीति से तो क्वेश्चन भर के पूछ रहा है। तो जहाँ पे भी बौद्ध वाला है ना उसको बार बार देखते रहिए। वहाँ पे कोई भी टॉपिक, कोई भी बौद्ध से क्वेश्चन आएगा आप मार देंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का है चौथी कौन करवाया था? तो कनिष्क करवाया था ना, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था शायद। हाँ, जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये देखिए, कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में किया गया था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष नहीं, उपाध्यक्ष थे वसुमित्र, अश्वघोष, ठीक है। इस संगीति बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था। यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, जिसका नाम था पहला हीनयान और दूसरा नाम था महायान, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहने को कह रहा है, चलिए देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर होगा वैशेषिक यानी ऑप्शन नंबर डी। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कह रहा परमाणु दर्शन का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन ने कणाद द्वारा प्रतिपादित किया था। किसके द्वारा? कणाद द्वारा प्रतिपादित किया था। न्याय दर्शन
का संबंध गौतम से है। ठीक है, न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है। वहीं सांख्य दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। सांख्य दर्शन का कपिल मुनि से। ये सब जो एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा इतने एक्सप्लेनेशन अंडरलाइन क्यों कर रही है, तो यही वो टॉपिक्स हैं जो शायद आपके 72 में रिपीट हो सकते हैं, और हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन से भी पूछ लिया जाए, उसी से कोई टॉपिक बन जाए। तो एक बार देखते जाइए, सुनते जाइए, और अगर आपके पास पूरा टाइम है तो नोट्स तो ज़रूर बना लीजिए। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, उसे नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। फिर आप कहेंगे कि पीटी मेरा कैसे क्लियर हो गया, समझ ही नहीं आया। सच बता रहे हो। तो अब आते हैं तो ये 66 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 43। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? देखिए, प्रथम मानव जीवाश्म, भारत बहुत सारा चीज़ का संरक्षक क्षेत्र है। यहाँ पे सब बहुत चीज़ तो नहीं, पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो पूरी दुनिया में नहीं हुई है, और यहाँ के साम्राज्य को जो प्रचलित थे, और सब दुनिया में इतने नहीं देखने को मिलते हैं। अदर देशों में नहीं मिलता है जो कि भारत में देखने को मिलता है। इतने महान महान राजा, ये सब जब पढ़ते हो ना, तो अपने भारत में प्राउड करने के अलावा कुछ फील नहीं होता। तो बहुत हो गई बातें, आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो वो था नर्मदा घाटी। कौन था नदी घाटी? नर्मदा घाटी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नर्मदा घाटी विश्व में सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। विश्व, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन घाटी कौन सी है? नर्मदा घाटी। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म साक्ष्य इसी घाटी के हथनौरा यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट प्राप्त मानव खोपड़ी को 5 से 6 लाख पुराने जीवाश्म से उल्लेखित के रूप में किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी घाटी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो कहाँ क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। अब हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश भारत पर 137 वर्ष तक राज्य किया है, 322 से 185 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इस वंश का सबसे प्रतापी सम्राट अशोक था, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ था। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। सोच सकते हैं कि इसका विस्तार कितना बड़ा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त होती? देखिए, हम बोले थे ना, शैली से क्वेश्चन पूछता है। अब मूर्ति से, मंदिर से, कि कौन सी शैली से उपयोग किया गया है। तो अब बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुई है? तो ये थी गंधार। कौन था? गंधार शैली। ऑप्शन नंबर ए। गंधार शैली। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गंधार कला शैली को हिंदू यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी। विषय वस्तु कौन सी थी? भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी थी तथा रोमन थी। कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली का अधिक विकास हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो और
और आगे देख लें क्वेश्चन नंबर कितना 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? वो थोड़ी सी लाइट डिफरेंस हो गई, तो चलो फिर से पढ़ते हैं। 46, तो 46 में ये किसके तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, किसने लड़ा था? अशोक ने। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था, लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार और का रास्ता अपनाया और बौद्ध युद्ध धर्म का न्याय बौद्ध धर्म का था। युद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म का न्याय बन गया था अशोक। ठीक है, अब आते हैं 65 बीपीएससी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47। आज कम से कम इस वीडियो में जो क्लास 4 है 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में आगे बढ़ूंगी। इसमें आपके भारतीय इतिहास के प्राचीनतम इतिहास से क्वेश्चन पूछा है, लगभग 150 क्वेश्चन है। तो जितना जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तो फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगी, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोग सब रिवीजन कर लें और जल्दी जल्दी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी भी क्लियर नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये थे प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। ठीक है, अब क्यों कहा जाता था? तो इनके ऐसे काम थे जिसकी वजह से इन्हें प्रियदर्शी भी लोग कहते थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन कल अशोक पहला भारतीय राजा था। अशोक पहला भारतीय राजा जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अशोक का नाम अशोक केवल लघु शिलालेख में मिलता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जो शिलालेख थे उसमें मिलता है। अन्य सभी शिलालेखों में अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में अंकित किया गया है। जोसेफ प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले पहचाना कि देवनाम प्रियदर्शी अशोक के रूप में ही पहचाना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? गुप्त काल में जाने जाते थे, उनका नाम था सुश्रुत। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अभी ऑप्शन नंबर ए इस सूत्र का पूरा नाम नहीं दिया है, तो इसीलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब एक्सप्लेनेशन में आप लोग को पता चलेगा कि कौन प्रसिद्ध थे। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध औषधि के विद्वान धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी। विकल्प में दिए गए नामों में केवल सुश्रुत आयुर्वेदनाचार्य थे, लेकिन इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। सोच सकते हैं सुश्रुत जो थे उन्हें सर्जरी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। इतना 100 साल पहले 600 ईस्वी साल पहले भी सर्जरी होती थी और हमारे भारत में ये सब पॉसिबल था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है? ये 70th बीपीएससी में एक्सप्लेनेशन में मैंने पढ़ाया है कि दाहिने से बाएं की तरफ खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। सोचिए, अभी मैंने पीछे 70th से लेकर के 65 बीपीएससी होते होते 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड या उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछा। ठीक है, इसको सच में इम्पोर्टेंट मान के पढ़िए, प्रीलिम्स जरूर से जरूर निकलेगा। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि है
ठीक है। प्राचीन भारतीय लिपि है खरोष्टी, जिसे दाहिने से बाएं लिखा जाता है। यह लिपि भारत के पश्चिमोत्तर यानी गांधार क्षेत्र के भाग में प्रचलित थी। भारत के पश्चिमी भाग में अशोक शिलालेखों में पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह था जो उत्तर भारत के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो वो था ताम्रलिपि यानी ऑप्शन नंबर ताम्रलिपि यानी ऑप्शन नंबर बी। उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिपि शहर का ताम्रलिपि बंदरगाह गुप्त काल का मुख्य बंदरगाह था। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था। पश्चिमी तट के बंदरगाह भरोच से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था। ताम्रलिपि बंदरगाह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित है। ठीक है। तो आज के क्लास 4 क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और बचे हैं 100 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के, वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। तो डोंट वरी, आप लोग को सब कुछ कंप्लीट करवा के ही प्रीलिम्स में ले जाना है एग्ज़ाम्स में। अगर सच में आप लोगों को पसंद आया तो अपने साथियों दोस्तों को ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम इससे ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाएं। अगर आप लोग को कोई भी कमी लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चाहते हैं कि मैं 6 to 10 के NCERT की बुक पढ़ा दूँ जिससे और एग्ज़ाम में अच्छे से आप कर पाएँ, ऐसा तो वो मेंस के लिए ज़रूरत है, तो वो भी मैं अभी करवा सकती हूँ कुछ टॉपिक निकाल के उसमें से। तो मेरी वीडियो को देख के पूरा एंड तक ज़रूर देखें और इसका नोट्स बनाएं, आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तो आप सभी को बाय टाटा, फिर मिलते हैं।